स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो है डिसीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। सर देखिए, डिसीज़ ऑफ ईयर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, डिसीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की बात की जाएगी। अब अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो फर्दर एक्सटर्नल ईयर में 3 पार्ट्स आते हैं सर, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और नियटस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट। तो अभी हम एक एक करके पहले पिन्ना को पढ़ेंगे, पहले पिन्ना को कवर करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कवर करेंगे और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कुछ डिसीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी कौन सी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की डिसीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर। ठीक है, तो पहले एक बार पिन्ना को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिसीज़ की बात की जाए तो कंजेनिटल हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक हो सकती हैं, इन्फ्लामेटरी हो सकती हैं। किसकी? पिन्ना की डिसीज़, हम पिन्ना की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो पिन्ना के अंदर भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस प्रेजेंट है। अगर तुम्हारा पिन्ना प्रेजेंट ही ना हो तो एनोशिया हो जाएगा, छोटा हो माइक्रोशिया हो जाएगा, मैक्रोशिया बड़ा हो जाए, बैट ईयर एंड स्टाल ईयर और अदर प्रेजेंटेशन जो हमें दिखती हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। तो ट्रॉमेटिक में क्या आती है? हेमाटोमास बन जाते हैं, इसको हम बॉक्सर्स ईयर भी बोलते हैं सर। ठीक है, बॉक्सर्स ईयर भी बोलते हैं इसको, या फिर कॉलीफ्लावर ईयर भी बोलते हैं। ये देखा होगा आपने, कोई भी जो ज़्यादा रेसलिंग करने वाला बंदा या फिर एक तरह से ज़्यादा कुश्ती करने वाला, लड़ाई करने वाला जो बंदा होता है, मेनली बॉक्सर जो होता है मेनली, उसके कान जो होते हैं, जैसे आपको अजीब से थोड़े पिन्ना जो होता है उनका अजीब सा थोड़ा सिस्टमेटाइज, मतलब कि थोड़ा अलग सा ही होता है उनका, है ना, उभरा उभरा थोड़ा रहता है वहाँ पर कुछ। तो उसकी बात करेंगे एक बार हम यहाँ पर। और इन्फ्लामेटरी में देखा जाए तो पेरिकॉन्ड्राइटिस होता है और एक रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस होता है। इसमें से पेरिकॉन्ड्राइटिस ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये 2 डिसीज़ जो हैं इस पिन्ना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बात करें हेमाटोमा की सबसे पहले। तो देखो, हेमाटोमा में क्या हो रहा है? हेमाटोमा में रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं कान के पिन्ना पर, रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं कान के पिन्ना पर। तुम बॉक्सर को इमेजिन करो तो तुम्हें समझ में आएगा अपने आप। तो रिपीटेड अटैक्स होंगे तो क्या होने वाला है सर? यहाँ पर जो मेरा पिन्ना, जो कार्टिलेज है ना, पूरा पिन्ना जो है मेरा कार्टिलेज का ही बना है। कार्टिलेज और क्या है यहाँ पर? कार्टिलेज और यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम जो है, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होता है? ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लड कलेक्ट होने लगता है क्योंकि रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है। अब रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है, ब्लड कलेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा यार? जब ब्लड का फाइब्रोसिस होने, मतलब रिपीटेड अटैक्स होंगे, जब यहाँ पे फाइब्रोसिस होने लगेगा तो ये हेमाटोमा कहलाएगा सर। ठीक है, हेमाटोमा, इसी कंडीशन को बोलते हैं हेमाटोमा या फिर बॉक्सर्स ईयर या फिर कॉलीफ्लावर ईयर। कॉलीफ्लावर की शेप का नज़र में आता है। बात करें इसकी ट्रीटमेंट की सर, देखिए ट्रीटमेंट का कुछ नहीं है, एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ना सर ये। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरीज ही होती हैं। क्या करते हैं? यहाँ से सीधा सीधा इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं इस टिश्यू को, एक्स्ट्रा टिश्यू को। ठीक है, और उसके बाद इस हेमाटोमा को ड्रेन कर लेते हैं। हेमाटोमा इज ड्रेन्ड और फिर इसकी पैकेजिंग कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो ये सर्जरी होती है इसकी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? हेमाटोमा की। एक बार बात करते हैं किसकी? पेरिकॉन्ड्राइटिस की सर। तो अगर बात की जाए किसकी? पेरिकॉन्ड्राइटिस की सर। तो देखो एक बार पेरिकॉन्ड्राइटिस में क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी की बात करें यार, तो इस इटियोलॉजी में क्या हो रहा है यार, एक बार देखो। तो यहाँ पर जो पेरिकॉन्ड्रियम था मेरा, इसकी इन्फ्लामेशन हो रही है। क्या हो रही है? पेरिकॉन्ड्रियम की इन्फ्लामेशन हो रही है। क्यों? सेकेंडरी टू कोई यहाँ पर लैसरेशन थी, ठीक है, कोई ट्रॉमा था या कोई सर्जरी थी, हेमाटोमा हुआ था ना यार यहाँ पर। मतलब मान लो कोई यहाँ पर सर्जरी या फिर लैसरेशन या फिर ट्रॉमा या सर्जरी पहले हो चुकी है, उसके बाद कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी? पेरिकॉन्ड्रियम की। बात करें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है? स्यूडोमोनास सर। क्या है? स्यूडोमोनास। अब देखो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की भी बात हो गई। बात की जाए इसमें फर्दर किसी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें एक बार, तो क्लिनिकल फीचर्स कैसे नज़र में आते हैं? यहाँ पर रेडनेस होती है, रेड कलर का दिखता है पूरा का पूरा हमारा ये जो पिन्ना होता है। पेन होता है यहाँ पर, स्वेलिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। बात की जाए किसकी? ट्रीटमेंट की। एक बार डीडी देखते हैं इसका, और दूसरी कौन सी कंडीशन में अपने को देखने को मिल सकता है? डीडी की बात करते हैं तो सीरोमा क्या है? कंजेनिटल कंडीशन है सर। इसमें क्या होता है? सीरस जो होती है, सीरस फ्लूइड जो होता है वो भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्सुडेट्स, जैसे कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑनगोइंग, मतलब कि ऐसा लगता है कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है, लेकिन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं होती वहाँ पर, बस सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और ये जो होता है डेवलपमेंटल होता है, कंजेनिटल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट। बात की जाए किसकी? ट्रीटमेंट की सर। ट्रीटमेंट में क्या है यहाँ पर? अगर तो एब्सेस नहीं बनी है अभी तक सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेमेशन चल रहा है, पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है यहाँ पर, तो तुम उस स्टेज में क्या है, विदाउट मतलब कि विदाउट एब्सेस अगर है
अभी एब्सेस नहीं बनी है, तो यहाँ पर क्या करोगे यार, इस पेशेंट के साथ तुम इसको एंटी स्यूडोमोनाल्स दे दो, मतलब कि एंटीबायोटिक्स दे दो, एक तरह से एंटी स्यूडोमोनाल एंटीबायोटिक दे दो है। और क्या कर सकते हो यहाँ पे तुम, ईयर की जो केयर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पेन हो रहा है अगर इस बंदे को, तो इसको एनाल्जेसिक्स दे देंगे यार। और अगर विद एब्सेस है, एब्सेस बन चुकी है और अब पेशेंट आ रहा है तुम्हारे पास, तो उसमें पहले एब्सेस को इंसिजन करना पड़ेगा और ड्रेनेज करना पड़ेगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स की थेरेपी चलानी पड़ेगी इसमें भी, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पेरिकोंड्राइटिस की। अब एक बार नज़र डालेंगे किस पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। तो देखो बात कंप्लीट हो गई थी किसकी, पिन्ना की, है ना, पिन्ना की बात हमने कर ली थी। बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की डिसीज़ की सर। इसमें भी कॉमन हेडिंग्स ही हैं, कंजेनिटल की बात करेंगे, डिसीज़ की बात करेंगे, ट्रॉमा, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ या फिर मिसलेनियस भी दिखती है अपने को कुछ, ठीक है। यहाँ पर बात करें कंजेनिटल, अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का अट्राशिया है, वो बचपन से ही बंद है, और या फिर कोलैटरल फिस्टुला डेवलप हो गया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो ये मेजरली जनरली देखा जाता है फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट जो होती है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कर लेती है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट फ्रॉम फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट, तो उसमें ये देखने को मिल जाता है अपने को, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है चीज़। उसका ट्रॉमा की बात करें, माइनर लैसरेशन और मेजर लैसरेशन देखने को मिलती है। माइनर कब देखने को मिलेगी, क्यू टिप इंजरी। ये क्या होती है सर, क्यू टिप इंजरी, कान में कोई पॉइंटेड चीज़ घुसा दी है साफ करने के लिए, जैसे कि माचिस की तीली लोग यूज़ करते हैं, मैस्टिक यूज़ कर लेते हैं लोग, या फिर कोई हेयर पेन होती है, या फिर कोई और दूसरी चीज़ जो हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, उससे क्यू टिप इंजरी या फिर माइनर लैसरेशन हो जाते हैं। मेजर लैसरेशन क्या होता है, कोई गन शॉट वूंड हो गया, या फिर कोई फाइट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ब्लो हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेजर लैसरेशन देखने को मिल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। बात करें इन्फ्लेमेटरी की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये सारी की सारी अपने को पढ़नी है, बैक्टीरिया वाली भी पढ़ेंगे, फंगल वाली भी पढ़ेंगे और वायरल वाली भी पढ़ेंगे। इसमें फिरंकल, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, फंगल में ओटोमाइकोसिस, वायरल में हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होगा। रामसेन सिंड्रोम भी कुछ नहीं है, हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन ही है, साथ ही साथ फेशियल नर्व की पैल्सी है, ठीक है। ये रामसेन सिंड्रोम होता है। फिर हम मिसलेनियस में बात करेंगे, 3-4 फिनोमिनास की, वैक्स हो गया, कैरेटिक ऑप्टोरेंस हो गया, फॉरेन बॉडी हो गई, या फिर कोलेस्टियाटोमा हो गया। वैक्स और फॉरेन बॉडी को हम कान से कैसे निकालते हैं, ये प्रॉपर प्रोसीजर है, इसकी बात भी हम करेंगे, और फिर कैरेटिक ऑप्टोरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बात कर रहे हैं एक बार किसकी, बैक्टीरियल वाले की। इन्फ्लेमेटरी पार्ट में भी हमने बैक्टीरियल वाला बात करेंगे एक बार। उसमें तीन चीज़ हमने पढ़ी थी, फ्यूरिनकुलोसिस, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना और मैलिग्नेंट को भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका पहले तो नाम जानना ज़रूरी है, क्या किसका, फ्यूरिनकुलोसिस का। इसको हम क्या भी बोलते हैं, लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये लोकलाइज्ड हो गया और ये डिफ्यूज हो गया, ठीक है ना। तो अब दोनों में इसीलिए कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे फ्यूरिनकुलोसिस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें फ्यूरंकल की फॉर्मेशन होती है। अब देखो इटियोलॉजी की बात की जाए, तो इटियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लोकलाइज्ड वाले में, फ्यूरिनकुलोसिस में जो इटियोलॉजी मोस्ट कॉमनली जो इटियोलॉजी देखी जाती है वो होती है स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये कहाँ होता है यार, इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है। किसका, हेयर फॉलिकल का, हेयर फॉलिकल का। अब तुम देख पा रहे हो कि हेयर फॉलिकल, और याद भी होगा हेयर फॉलिकल तो सिर्फ कहाँ तक थे, कार्टिलेजिनस पार्ट तक थे ना, कार्टिलेजिनस पार्ट तक थे। तुमको मैंने एनाटॉमी में बताया था। तो साइट क्या हो गई इसकी, कार्टिलेजिनस पार्ट हो गई, साफ सीधी बात है, इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ा ना है। कार्टिलेजिनस पार्ट हो गया किसका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, है ना। अब इसमें क्लिनिकल फीचर देखो तुम्हें क्या दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जो अपने को यहाँ पे दिखते हैं वो होता है रेडनेस होती है सर, पेन होता है यहाँ पर, और स्वेलिंग आ जाती है कान की कैनाल के अंदर, और वो फ्यूरंकल की फॉर्मेशन, मतलब कि दिख जाता है साफ, तो वो जो स्वेलिंग होती है उसी को फ्यूरंकल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो यहाँ पर स्वेलिंग हो रही है। अगर वो फ्यूरंकल जो है कहाँ बन जाए, फ्यूरंकल जो है वो कहाँ बन जाए, पोस्टीरियर मियाटल वॉल की स्किन पे बन जाए, है ना, तो उसमें क्या होगा, ईडिमा हो जाएगा मैस्टॉइड का, स्किन नहीं सॉरी, पोस्टीरियर मियाटल वॉल पर, तो ईडिमा हो जाएगा किसका, मैस्टॉइड का, है ना। और यहाँ पर ऑब्लिट्रेशन हो जाता है ऑब्लिट्रेशन हो जाता है किसका, रास का सर, रास, रीट्रो ओरल सल्कस, रीट्रो ओरल सल्कस। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात क्या करें, देखो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अपने को दो ही चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर एब्सेस है या नहीं है, विदाउट एब्सेस है या फिर विद एब्सेस है, ठीक है। अब अगर विदाउट एब्सेस है तो तुम डायरेक्टली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, जैसे कि क्या, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दे देंगे, यहाँ पर हम एनाल्जेसिक्स भी देंगे, क्योंकि इस पेशेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा पेन है ना इस पेशेंट को, तो एनाल्जेसिक्स भी देंगे। और इसके पेन को और कम करने के लिए यहाँ पर हम हॉट थेरेपी, मतलब कि यहाँ पर वो हॉट फॉर्मेंटेशन भी करेंगे, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस पेशेंट के साथ एंटीबायोटिक दे दिया, एनाल्जेसिक दे दिया, और यहाँ पर हाँ एक चीज़ यूज़ करते हैं, 10% इक्थामोल
इक्थामोल ग्लिसरीन यूज़ करते हैं इस पेशेंट में। ये क्या है, स्वेलिंग को कम करने के लिए होता है। अगर इसको एब्सेस है तो पहले इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड देन अब का बात करेंगे इसकी डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की सर एक बार। देखो सिमिलर हेडिंग्स में ही हम इसको भी कवर करेंगे, किसको, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना को। जैसे यहाँ पर इटियोलॉजी क्या थी सर, स्टैफ ओरियस का इन्फेक्शन था। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो मल्टीपल पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसका एक निमोनिक बनाया हुआ है सर यहाँ पर, पेप्सिलस, जिसमें पी से वहीं सूडोमोनास हो जाता है आपका, स्यूडोमोनास, ई से ई कोलाई हो जाता है, और पी से प्रोटियस हो जाता है, और एस से स्टैफ ओरियस हो जाता है, और फिर इलस को एक तरह से बैसिलस हो गया यहाँ पर, है ना, ठीक है, बैसिलस। तो याद रहेगा ये पेप्सिलस, ठीक है ना, पेप्सिलस। तो इसका क्या है, इटियोलॉजी हो गई। पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर हेयर फॉलिकल के जो इन्फेक्शन जो हो रहा था वो हेयर फॉलिकल का हो रहा था। तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगा किसका, पूरी मियाटल स्किन का होगा, मियाटल। अब मियाटल स्किन तुम्हें पता है, इस मियाटस की स्किन कहाँ तक जा रही है, वो स्किन देखो यहाँ से कैनाल के यहीं से शुरू होती है और पूरी की पूरी अंदर तक जाती है, और क्या है, पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर लेयर को भी बनाती है ना यार वो स्किन ही। तो यहाँ पर एपिथेलियल लेयर स्किन की भी होती है। तो ये पूरा डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होता है किसका, पूरे कैनाल का, इंक्लूडिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब साइट की बात होगी, साइट में तुम खुद लिख सकते हो कि यहाँ पर कार्टिलेज, जो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी है, एक्सटर्नल कैनाल जो है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वो तुम साइट भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें सर, देखो क्लिनिकल फीचर यहाँ पर दो फेस में होते हैं, एक्यूट फेस में और क्रोनिक फेस में। देखो यहाँ पर एक्यूट फेस में जो चीज़ें होने वाली हैं उसकी बात देखो, उसका भी एक निमोनिक सा बना दिया है छोटा सा। तो यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन होगा, तो बर्निंग पेन हो गया, ठीक है। ई से इडिमा होगा यहाँ पर, और फिर डिस्चार्ज होगा, और फिर हियरिंग लॉस भी होगा। हियरिंग लॉस कैसा होगा, तुम्हें समझ में आ ही रहा है, एक्सटर्नल ईयर की दिक्कत है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस टाइप होगा, ठीक है। तो ये बेड निमोनिक हो गया सर यहाँ पर, कि बर्निंग सेंसेशन होगी, पेनफुल, बर्निंग सेंसेशन, यही ऐसे ही लिखो इसको, बर्निंग सेंसेशन होगी, और क्या होगा, पेनफुल जॉ मूवमेंट होगी, और पेनफुल ही पिन्ना की भी मूवमेंट होगी, ठीक है ना। एक मिनट देखो, यहाँ पर भी देखो एक बार, यहाँ पर भी पेन जो हो रहा है, स्वेलिंग नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ, तो यहाँ पर भी पेनफुल जो है पिन्ना की मूवमेंट हो रही है, और पेनफुल ही जॉ की मूवमेंट हो रही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक्यूट फेस की हमने कंडीशन देखी, बेड एक तरह से, बर्निंग सेंसेशन एंड पेनफुल जॉ मूवमेंट, पिन्ना मूवमेंट, ई से एडिमा हो गया, डिस्चार्ज एंड हियरिंग लॉस हो गया। अब क्रोनिक फेस में क्या होता है, इसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता सर। इस क्रोनिक फेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाती है, इरिटेशन रह जाती है। अब इरिटेशन क्रोनिक होती है, माइल्ड होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का यहाँ पर खुजाने का मन करता रहता है, इसलिए यहाँ पर डिजायर टू इच होती है, डिजायर टू इच। वो बार बार कान को खुजाता रहेगा, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन हो जाते हैं कान में, मतलब कि एक तरह से देखा था ना हमने, इटियोलॉजी में देखा ही था हमने, ठीक है। डिजायर टू इच रहती है इस पेशेंट में, तो ये दिक्कत रहती है इनमें। और यहाँ पर ड्राइनेस रहती है ना, कोई डिस्चार्ज नहीं है, ड्राई रहेगा या फिर स्कैंटी डिस्चार्ज रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और कोई इडिमा नहीं है यहाँ पर, ना कोई डिस्चार्ज है, ठीक है। तो ये सब चीज़। अब ट्रीटमेंट की देखो, ट्रीटमेंट इनका इसी के बेसिस पर ही है। यहाँ पर एक्यूट फेस का ट्रीटमेंट अलग है, इसका अलग है। तो एक्यूट फेस में देखो ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स देंगे, इसका पेन कम करना है तो यहाँ पर एनाल्जेसिक्स भी देंगे, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, और फिर हीट ट्रीटमेंट भी देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 10% जो है हमारा इक्थामोल ग्लिसरीन भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने को 10% इक्थामोल ग्लिसरीन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या करनी है, स्वेलिंग कम करनी है, ठीक है। ये स्वेलिंग के लिए दिए थे, मैंने यहाँ पे लिखा था ना 10% इस्तेमाल, ये फॉर स्वेलिंग होता है, ठीक है, स्वेलिंग कम करने के लिए, तो यहाँ पर भी देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो सर यहाँ पर हम डिस्चार्ज भी करेंगे, ईयर टॉयलेट भी करेंगे, ईयर को फ्लश भी करेंगे, ईयर टॉयलेट। तो 5 चीज़ होगी, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, हीट ट्रीटमेंट, 10% इस्तेमाल ग्लिसरीन, और ईयर टॉयलेट। यहाँ पर भी ईयर टॉयलेट कर देंगे, ये टॉयलेट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्चार्ज थोड़ा ना, यहाँ पे कान साफ है, तो यहाँ पर 10% इस्तेमाल ग्लिसरीन से काम चल जाएगा, ठीक है। एक बार मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात करते हैं। तो देखो बात की जाए अब किसकी, तीसरे वाले की, जो है हमारा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब तक हमने 2 की बात कर ली है, फेरेंक्लोसिस की बात कर ली है, और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात कर ली है। बात कर रहे हैं किसकी, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की। सर देखो इसको भी लगभग कॉमन हेडिंग्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। इटियोलॉजी देखो, उसमें सबसे पहले फेरेंक्लोसिस में क्या थी, स्टेफिलोकोकस थी। उसके बाद हमने देखी थी क्या थी, पेप्सिलस देखा था हमने। उसके बाद था सूडोमोनास, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर का निमोनिक है डाई,
ठीक है। डायबिटीज़ होगी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स को यूज़ करा, फिर उसके अंदर इम्यूनोसप्रेशन हो रखा है, इम्यूनिटी सप्रेस हो रखी है, या फिर एल्डरली पेशेंट है, तो उसमें देखने को मिल सकता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं सर, तो देखो क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर जो है अलग से हटके देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर इंटेंस पेन तो होता ही होता है, साथ साथ इस कैनाल के अंदर ग्रैनुलेशंस दिखते हैं और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस दिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रैनुलेशन दिखेंगे और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस दिखेंगे सर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है, ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ये कहाँ स्प्रेड हो जाता है? स्कल बेस पे, जहाँ से जुगुलर फोरामेन के थ्रू मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे कि सेवंथ नर्व हो गई, है ना, तो उनका पैरालिसिस करा देता है ये। तो फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। या फिर टीएमजे को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेनफुल जॉ मूवमेंट होगी, इसको मैस्टिकेशन में दिक्कत आने लगेगी, बोलने में दिक्कत आने लगेगी, और पिन्ना की जो मूवमेंट है वो भी पेनफुल हो सकती है यहाँ पर। और मेस्टोइड को इन्वॉल्व कर लेगा तो मेस्टोडाइटिस हो जाएगा, जिसकी बात हम सीएसओएम की कॉम्प्लिकेशंस में करने वाले हैं। ये मिडिल ईयर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से फर्दर हमको हियरिंग लॉस जो है और सीवियर हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान सा है सर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर डायबिटीज़ है इस पेशेंट को, अगर डायबिटीज़ है तो एंटी डायबिटिक्स दे दो। डायग्नोसिस क्या होता है सर? डायग्नोसिस रह गया क्या? डायग्नोसिस बनाएंगे एक बार पहले। देखो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम, CECT, ठीक है ना, CECT करते हैं, या फिर हम यहाँ पर हम ESR भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्कैन ले सकते हैं। इसका एक स्कैन का एक स्पेशल स्कैन होता है यहाँ पर, ठीक है, सेंटीग्राफी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेंटीग्राफी करेंगे। सेंटीग्राफी का नाम है टेक्टिनियम 99 सेंटीग्राफी, है ना, टेक्टिनियम 99 सेंटीग्राफी। ये किसकी? बोन के लिए करते हैं, बोन इन्वॉल्वमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशन में तुम यहाँ पर एक और कॉम्प्लिकेशन भी लिख सकते हो, यहाँ पर बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पर हम ऑस्टियोमाइलाइटिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लिख लेना, ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। ये तो ये बोन का हमने टेक्टिनियम 99 सेंटीग्राफी कर दिया, या फिर हम MRI निकलवा सकते हैं किसका? बोन का, तो वो भी हमको पता चल जाएगा। और इसके क्या एक और पर्टिकुलर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हम किससे? गैलियम स्कैन करते हैं सर इसमें हम, ठीक है, गैलियम स्कैन। तो ये इसके डायग्नोसिस वाले पार्ट हो गए। ट्रीटमेंट की बात करें सर, ट्रीटमेंट इसका आसान सा ही है। डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो यहाँ पर एंटी डायबिटिक ड्रग दे देंगे इसको। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन से होते हैं। और यहाँ पर इम्यूनोसप्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम एंटी स्यूडोमोनास या फिर एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और अगर उसने बोन को इन्वॉल्व कर लिया है, या फिर अंदर नेक्रोटिक एरियाज हैं, या फिर डेड एरियाज हैं, यहाँ पर ग्रैनुलेशंस हैं, तो उनका सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे बस। अरे बस, तो यहाँ से हमारा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना खत्म हुआ। तो देखो हमने बैक्टीरियल तीनों कवर कर लिए थे सर। एक बार हम थोड़ी बात करेंगे इसकी वायरल की और फिर फंगल की, ठीक है। तो वायरल जो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली वायरस इन्वॉल्व हो रहा है वो है हर्पीज जोस्टर वायरस। देखो रामसे हंट सिंड्रोम में भी हर्पीज जोस्टर का वायरस ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पर क्रेनियल नर्व की, सेवंथ नर्व की, फेशियल नर्व की पैल्सी आ रही है, लेकिन पैरालिसिस तो वही है। तो क्या होता है, जब ये हर्पीज जोस्टर वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो ये लेटेंट हो जाता है कहाँ पर? जेनिकुलेट गैंग्लियन में। सॉरी एक मिनट, कौन से गैंग्लियन में? हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये लेटेंट हो जाता है किसमें? जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाकर। और उसके बाद या फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन में जब इम्यूनोसप्रेशन होता है, या फिर कोई दूसरे ऐसे जब एजेंट के साथ एक्सपोजर होता है जो कि इस वायरस के रीएक्टिवेशन के लिए फेवरेबल है, तो यहाँ पर जेनिकुलेट गैंग्लियन से वायरस जो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देता है। तो ये जेनिकुलेट गैंग्लियन में जा करके ये इनएक्टिव, ये अपनी वहाँ पर लेटेंट हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस जब लाई जाती हैं, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया या फिर इम्यूनोसप्रेशन हो गया, उसके बाद जाकर के दोबारा री इन्फेक्शन करता है। अब ये कैसा होता है, मैनिफेस्ट कैसा होता है सर? तो देखो दोनों में क्या ही होता है, वेसिकल्स बन जाते हैं कहाँ पर? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, है ना। हाँ, तो ये बात होगी। ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, तो ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे इसमें, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। वो कौन सा ड्रग है? एसाइक्लोविर यूज़ कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेरॉइड्स देंगे अपन। ये बात हो गई, ठीक है। अब 3 फंगस यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट फंगस आते हैं, जो कि क्या कराते हैं यहाँ पे, जो फंगस का इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ओटोमाइकोसिस। तो 3 इंपॉर्टेंट फंगस कौन से आते हैं जो यहाँ पर ये ऑटोमाइकोसिस करा रहे हैं? वो है एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और ये कैंडिडियासिस, ठीक है। ये 3 फंगस हैं। अब इनकी 3 फंगस की अगर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ऑटोस्कोपी फाइंडिंग्स पे, तो वो देखो एक बार यार। मैं बात कर रहा हूँ एस्परजिलस निगर की सर। देखो इसका निगर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसके ब्लैक
जो होते हैं जो हाइफे हमें दिख जाते हैं किस पे, ऑटोस्कोपी फाइंडिंग पे। जब हम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं इसका फंगस का तो हमें ब्लैक कलर के हाइफे दिख जाते हैं इसमें। आ रही बात समझ में। फ्यूमिगेटर्स की बात करें तो याद रखना ग्रीन कलर की फ्यूम्स होती हैं यहाँ पर। तो फ्यूम मतलब कि एक तरह से याद रखने का तरीका है कि ग्रीन कलर की फ्यूम्स होती हैं। हाई स्पोर्स होते हैं सर यहाँ पर, है ना, ग्रीन कलर के स्पोर्स। यहाँ पर भी ब्लैक कलर के स्पोर्स ही होते हैं, हाइफे नहीं, सॉरी, स्पोर्स होंगे। ठीक है, बात की जाए कैंडाइडा की सर, तो कैंडाइडा में चीज़ी वाइट कलर की कैंडी याद रख सकते हो, वाइट कैंडी। ठीक है, चीज़ी वाइट स्पोर्स दिखते हैं आपने को यहाँ पे, चीज़ी वाइट स्पोर्स। ठीक है, तो ये बात होगी ऑटोस्कोपी फाइंडिंग्स। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पर भी हमें ट्रीटमेंट की बात करनी है, तो यहाँ पर वही एंटी फंगल्स देंगे, एंटी फंगल ड्रग्स होंगे, साथ ही साथ क्या देंगे, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो एंटीवायरल की बात कर ली हमने, फंगल की भी बात कर ली। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, दूसरी डिसीजेस की, इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो देखो एक बार बात की जाए किसकी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करने से पहले एक बार मिसलेनियस चीज़ें रह गई थी किसकी, एक्सेलरेटरी कैनाल की। वो है वैक्स, कैरेटिस ऑप्टेरेंस और फॉरेन बॉडी हो जाती है कोई भी, है ना, वैक्स होगी या कैरेटिस ऑप्टेरेंस, ये मेन बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्स में क्या होता है सर, ध्यान से देखना, यहाँ पर कैरेटिन, डस्ट, सीबम और सिरुमन, तो ये सब डिपोजिशन हो जाती है मिलके। कैरेटिन क्या होता है एक्चुअल में, एक तरह से यहाँ पर डेड डेब्रिस हो गया एपिथेलियल का, एक्सटर्नल कैनाल की जो स्किन है, डेड एपिथेलियल डेब्रिस हो गया, है ना, और कैरेटिन खुद हो गया, डस्ट हो गया, सीबम या सीरम, ये जो होते हैं ये एक तरह से फैटी नेचर प्रोवाइड करते हैं किसको, मेरे वैक्स को। ये फैट कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसके, वैक्स के। ठीक है, अब होता क्या है देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि इसकी कलर क्या होता है, इसका डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, लंप है ना, ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, और ये लंप फॉर्म में होता है, लंप मतलब कि एक तरह से लंप होता है ना ये। और बात करें किसकी, इसकी, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ केराटिन होता है, मतलब कि एपिथेलियल डेब्रिस होता है सिर्फ। और बात की जाए यहाँ पर ये डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के थे, यहाँ पर डर्टी वाइट कलर के होते हैं यार। ये कैसे कलर के होते हैं, डर्टी वाइट कलर के। ठीक है, यहाँ पर लंप फॉर्म में होता है, और ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी, अलग पेन से लिखेंगे इसको। यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एक तरह से इसका नाम है, याद रखना, अनियन पील अपीयरेंस। अब तक एक स्पेशल नाम नहीं आया था पूरे एक्सटर्नल ईयर में, सिर्फ यहीं पर आता है कैराटिक ऑप्टेरेंस में। कैसा नाम है ये, ऑनियन पील अपीयरेंस। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं बात करूँ किसकी, ये जो वैक्स है ये मेरे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कोई मतलब कि उसकी जो है चेंज नहीं करता है, वाइडन नहीं करता है, डू नॉट वाइडन दी कैनाल। ठीक है, लेकिन ये वाइडन कर देता है कैनाल को, ये बात हो गई। इसकी ट्रीटमेंट देखो, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वैक्स का, इसको वैक्स का जो रिमूवल होता है उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। हमें ट्रीटमेंट को एक बार दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा यही है, किसका, केराटिक ऑप्टेरेंस का। इसका सर्जरी से ही इसको हटाया जाता है, सर्जिकल एक्सीशन ही है इसका। ठीक है, यहाँ पर क्लिनसिंग की जाती है सर, है ना, रिमूविंग एंड क्लिनसिंग की जाती है ईयर की। तो एक बार इस क्लिनसिंग को कैसे करते हैं, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की क्लिनसिंग को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये क्लिनसिंग जो होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, इंपॉर्टेंट भी है। ये पहली बात की किस किस के लिए जाती है, देखो ध्यान से देखो, ये की जाती है हमारे किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए या फिर वैक्स की रिमूवल के लिए। ठीक है ना, अब ये फॉरेन बॉडी कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़, छोटी मोटी चीज़ जो कान में चली जाती है वो भी हो सकता है। इंसेक्ट के लिए एक स्पेशल अलग से एक स्टेप करना पड़ता है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये स्टेप, ये जो क्लीनिंग का स्टेप है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, ये 3 स्टेप में किया जाता है सर। ठीक है, सबसे पहले होती है सिरिंजिंग, फिर होती है प्रोबिंग एंड देन सक्शन, बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो सिरिंजिंग में क्या कर रहे हैं हम यार, सिरिंजिंग की बात करें तो यहाँ पर हम नॉर्मल सेलाइन जो होता है हमारा, उससे इरिगेट करते हैं पूरे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। वो भी किस टेम्परेचर पे होना चाहिए, 37 डिग्री पे होना चाहिए। आपको पता है यार, अगर आप अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर ले लोगे या बहुत कम टेम्परेचर ले लोगे तो हो सकता है अगर कान में फिस्टुला है या फिर कुछ भी है तो उसकी वजह से हमारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल है या फिर हमारा जो कॉक्लिया है एक तरह से वो स्टिमुलेट हो सकता है और वर्टिगो निस्टैग्मस आ सकता है। ठीक है, कोई पेशेंट आया है ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसके साथ आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, सिम्टम मतलब कि सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे तो आपके पास नहीं आएगा, वो सब सीधी बात है ना। अगर नॉर्मल सेलाइन यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ से हम फ्लशिंग कराते हैं किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। ये कराने से पहले देखना है कि अगर वो फॉरेन बॉडी अगर इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट है,
कोई भी लिविंग इंसेक्ट है या फिर कोई कीड़ा कान में चला गया है तो सबसे पहले क्या करना है, ऑयल डालना है कान के अंदर। सिरिंजिंग करने से पहले ऑयलिंग करनी है, कान में तेल भर भर के डालना है। तो क्या होगा, ये इंसेक्ट जो है उस तेल से मर जाएगा कान के अंदर, ठीक है ना। और जब तक ये इंसेक्ट मरता नहीं है तब तक इसकी सिरिंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले ऑयलिंग करके इस इंसेक्ट को किल करना है, उसके बाद सिरिंजिंग करनी है अगर फॉरेन बॉडी कोई इंसेक्ट है तो। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने कर दिया, ठीक है। और क्या बातें ध्यान में रखनी है यहाँ पर? तो देखो ये करने के लिए जो कान की पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, आपको ईयर को पुल करना है अपवर्ड, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड। अरे कुछ भी नहीं है यार, इतना 3 वर्ड याद रखोगे क्या? साफ साफ कान को ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना पीछे की तरफ यार, तो एक तरह से तुमने कान को पीछे किया तो बैकवर्ड, थोड़ा ऊपर किया तो अपवर्ड, और बाहर की तरफ कर रहे हैं ना यार यहाँ पर तो आउटवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो जेट का पुल होगा, जेट जो हम तुम इजेक्ट करोगे यहाँ पर किसका, सिरिंजिंग में जब तुम नॉर्मल सलाइन को छोड़ोगे तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए पोस्टेरो सुपीरियरली, ठीक है, पोस्टेरो सुपीरियरली। तो इतनी मोटी मोटी बातें तुमको क्लीनिंग, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कैसे क्लीनिंग करनी है वो याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को पूरा कर लिया है, अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो देखो हम अब एक्सटर्नल ईयर में हम लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं अपने, किस पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पर हमको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजेस डिस्कस करनी है। वो है क्या, सबसे पहली है हमारी रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक होती है रिट्रैक्शन पॉकेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक बार ये समझेंगे हम ध्यान से। उसके बाद हम देखेंगे बुल्लस मेनिंजाइटिस, वो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंस बात कर रहा हूँ, जहाँ से हम इस डिफरेंस से क्या रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और दूसरी क्या होती है रिट्रैक्शन पॉकेट। दोनों में क्या फ़र्क होता है यार, ये देखते हैं एक बार। हाँ ये बात करते हैं। तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पहली बात तुम्हें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्लियर होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पार्स टेंसा, कहाँ से कहाँ तक पार्स फ्लैसिडा, क्या होता है ये, वो सब तुम्हें एनाटॉमी में बताया गया था, ठीक है। तो मैंने कहा था ये इतने हिस्से में यहाँ पर जो होती है पार्स फ्लैसिडा होती है, और ये पूरा हिस्सा जो वाइब्रेट करता है, इसको अलग पेन से बनाना चाहिए, ये जो पूरा हिस्सा वाइब्रेट करता है यहाँ पर, ये कौन सी होती है, पार्स टेंसा होती है। दोनों में फ़र्क क्या होता है सर, जो पार्स फ्लैसिडा होती है उसमें फाइब्रस लेयर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड रह जाती है, वाइब्रेट नहीं कर पाती, मैंने बताया था ना। उसके बाद पार्स टेंसा की बात करें तो इसमें फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है सर, और ये अच्छे से वाइब्रेट करती है, तो ये थिक होती है थोड़ी सी। आ रही है बात समझ में? तो मैं कह रहा हूँ कि रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो ये है, ये वाली पार्ट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि कौन सी एरिया इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, पार्स टेंसा इन्वॉल्व हो रही है, याद रखना, ठीक है ना, पार्स टेंसा। और जो यहाँ पर रिट्रैक्शन पॉकेट में इन्वॉल्व हो रही है, इसको इसी के पेन से लिखते हैं, रेड से ही, है ना। रिट्रैक्शन में जो है मेरी पार्स फ्लैसिडा इन्वॉल्व हो रही है। अब तुम एक बार देखो यार, ये जब हम ये रिट्रैक्शन पॉकेट की बात हम कब करेंगे, जब हम बात करेंगे किसकी, CSOM की बात करेंगे, उसके अंदर जब हम बात करेंगे रिट्रैक्शन पॉकेट, कॉलिस्टियाटोमा फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो ऐसा होता है कुछ, तुम समझो कि ये जो है फ्लैसिड लेयर है, ये देखो इतना हिस्सा जो है मेरा फ्लैसिड वाला है ना यहाँ पर, और नीचे वाला है वो कैसा है, फाइब्रस है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब एक्सटर्नल कैनाल, सॉरी ये स्टेशन ट्यूब जो है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये समझ लो एक बार के लिए। अब यूस्टेशियन ट्यूब अगर यहाँ पर ब्लॉक हो गई, जो यहाँ पर किसके लिए पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रख रही थी यहाँ पर, तो जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा। अब उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खिंचती है। अरे बस ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खिंचती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस एरिया से खिंचती है, देखो ये कौन सा एरिया है, फ्लैसिड वाला एरिया है, तो ये खिंचेगी, मान लो तो ऐसे ऐसे कुछ खिंचेगी, और ये क्योंकि ये फाइब्रस नहीं है तो यहाँ पर जो एपिथेलियल डेब्रिस कलेक्ट होता है वो यहाँ से डिटैच होकर के मिडिल ईयर में आ जाता है, उसी को कॉलिस्टियाटोमा बोलते हैं। ये कौन सी थ्योरी है, विटमैक्स थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कॉलिस्टियाटोमा में। तुम तो इतना समझो कि यहाँ पर क्योंकि फाइब्रस लेयर नहीं है सर, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेरी रिट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रिट्रैक्ट हो रही है, पीछे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर एपिथेलियल डेब्रिस भी कलेक्ट होने लगेगा और ये डिटैच होकर के मिडिल ईयर में आ जाएगा, तो ये कॉलिस्टियाटोमा बन जाता है। जबकि ये जो है मेरी फाइब्रस लेयर है, यहाँ पर क्या है, फाइब्रस लेयर है, ये डिटैच नहीं होगी, इतनी स्ट्रेच नहीं होगी। इतनी स्ट्रेच ना होने की वजह से यहाँ पर अगर ये पीछे होती भी है तो पॉकेट नहीं बनती है, सिर्फ रिट्रैक्टेड होकर रह जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि पास टेंसा में क्या हो रहा है और पास फ्लैसिडा में क्या हो रहा है। तो तुम एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर एसोसिएटेड कॉलिस्टियाटोमा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अरे बस समझे, क्योंकि ये जो है थिक लेयर में आ रही है, कॉलिस्टियाटोमा एब्सेंट होगा, ठीक है। अब तीसरी बात देखो एक बार इंपॉर्टेंट है वो भी, इसकी जो स्टेजेस हैं, रिट्रैक्शन की स्टेजेस होती हैं वो 4 होती हैं, ग्रेड्स हैं एक तरह से, मतलब कि जो रिट्रैक्शन हो रही है कितनी सीवियर होती जा रही है उसकी स्टेजेस होती हैं, जो 4 स्टेजेस होती हैं। ये दी थी साडे साहब ने, आ रही बात समझ में?
इसकी रिट्रैक्टेड की, इसकी जो स्टेजिंग होती है ये रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्मेशन की, इसकी स्टेजेस जो है वो भी 4 होती हैं। रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्मेशन जो हो रही है वो उसकी भी 4 ही स्टेजेस होती हैं, और वो ये साढ़े साहब ने दी थी और ये किसने दी थी? टॉस साहब ने दी है। अरे बात में टॉस साइंटिस्ट, ये इनके नाम ही है जिन्होंने डिस्कवर किया इस चीज़ को, ठीक है, ये जिन्होंने ये ग्रेडिंग दी है। बात करते हैं स्टेजिंग की सर, तो इसकी पहली ग्रेड देखो और इसकी सेकंड ग्रेड देखो और इसकी थर्ड ग्रेड देखो और इसकी फोर्थ ग्रेड देखो। तो पहली में क्या हो रहा है, ये रिट्रैक्शन इस एरिया में जो हो रहा है, इस एरिया में जो रिट्रैक्शन हो रहा है, अगर तो ये रिट्रैक्शन इस हैंडल ऑफ मैलियस को टच कर रहा है, जो है रिट्रैक्ट, हाँ, जो मेरा जो रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो टच करती है यहाँ पर किसको? हैंडल ऑफ मैलियस को, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, ये हैंडल ऑफ मैलियस को तो टच करती ही है। 1 मिनट के लिए रुकना, देखो ऐसा हो रहा है यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? रिट्रैक्शन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो तुम, जो मैं अगर डायग्राम तुम्हें ढंग से बना के दूँ, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मेरी, यहाँ पर ये मान लो ये ऐसा कुछ है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और ये हैंडल यहाँ पर ऐसे जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जाके इनकस होता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ था हमारा। तो क्या होता है रिट्रैक्शन की, जब मैं बात कर रहा हूँ, इतने नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है इनकस की, हम इनकस, इसकी जो ग्रेडिंग दी गई है कुछ ऐसे दी गई है, जो मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल प्लेस से डिस्प्लेस हो चुकी है अभी फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, अभी कुछ टच नहीं किया है उसने। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनकस को टच कर लेती है और स्टेपीज को टच कर लेती है। आ रही है बात समझ में? तीसरी में तो ठीक है, एक बार इसको आगे अगर हम बढ़ाएं इस डायग्राम को, तो कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पर ये थी ना प्रोमोन्ट्री थी यहाँ पर, तो अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देखो इतना स्पेस नहीं होता है, तो सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है ना, ये आसपास ही होते हैं, इतने पास में ही होते हैं स्ट्रक्चर। अगर तो इसने फर्स्ट ग्रेड में क्या किया, अपनी नॉर्मल प्लेस से डिसलोकेट हुई, उसके बाद सेकंड ग्रेड में ये इनकस और स्टेपीज को टच कर रही है, ठीक है। तो ये इसका तुम कॉन्फिगरेशन समझो, ये ऐसे लाइन में अरेंज नहीं होती हैं ऑसिकल्स, ऐसे मैलियस थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट सामने स्टेपीज, इसकी इनकस होती है, उसके पीछे जो होती है हमारी स्टेपीज होती है। तो ऐसे याद रखो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने इनकस और स्टेपीज को टच किया, अब ये टच करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको? मेरी प्रोमोन्ट्री को टच कर जाती है, और ये लास्ट स्टेज में ये प्रोमोन्ट्री पर एडहेरेंट हो जाती है, मतलब एकदम से जाके चिपक जाएगी इस प्रोमोन्ट्री पे। आ रही है बात समझ में? एकदम ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ, लेकिन पॉकेट नहीं बनती है क्योंकि ये क्या है, फाइब्रस लेयर है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे फाइब्रस लेयर प्रेजेंट है। इसकी स्टेजिंग की बात करते हैं सर, एक बार देखो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इसकी भी फोर्थ स्टेज होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखो, ये इस वाले एरिया में ये नेक को, हैंडल ऑफ मैलियस को भी इन्वॉल्व कर लेगी, मतलब एक तरह से तुम मेरी इतनी बात समझो यार। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होती है इन मैलियस इनकस स्टेपीज की, जो मैलियस होती है थोड़ी सी साइड में हट जाती है, सामने इसके इनकस होती है और इसके पीछे स्टेपीज होती है, इस साइड से ऐसे स्टेपीज आती है। तो कॉन्फ़िगरेशन 3D में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। तुम यहाँ पर इनकस और स्टेपीज का रिलेशन आएगा और यहाँ पर मैलियस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला फ्लैसिड वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, टच करता है किसको? मैलियस को। तो मेरी रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, रिट्रैक्शन जो हो रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो टच कर रहा है मैलियस को, टच कर रहा है मैलियस को, ठीक है, ठीक है। सॉरी, रिट्रैक्शन यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, सॉरी, डज नॉट टच मैलियस, इस स्टेज पे करेगा रिट्रैक्ट, यहाँ पे टच मैलियस। फर्स्ट स्टेज में मैलियस को भी टच नहीं कर रहा है, सेकंड स्टेज में मैलियस को टच कर रहा है, थर्ड स्टेज में यहाँ पर स्कूटम का इरोजन नहीं हो रहा है, इरोजन जो है डज नॉट इरोड स्कूटम, और यहाँ पर इरोड हो रहा है इवन स्कूटम भी। अब स्कूटम क्या होता है, तो 4 स्टेज, पहली बात तो क्लियर, नाम से तो क्लियर लग गई है ना सर कि पहले में रिट्रैक्शन हुआ तो है, इस लेयर का रिट्रैक्शन हुआ तो है, लेकिन इसने अभी हैंडल ऑफ मैलियस को टच नहीं किया है। लेकिन सेकंड स्टेज में इसने मैलियस को भी टच कर लिया है, थर्ड स्टेज में इसने इरोड नहीं किया है स्कूटम को, स्कूटम SCUTUM स्कूटम, और थर्ड लास्ट स्टेज में ये स्कूटम को भी इरोड करे जा रही है। अब स्कूटम क्या होता है सर, स्कूटम कुछ नहीं होता है, टेम्पोरल बोन का थोड़ा बोनी पार्ट होता है, यहाँ पर इस एरिया में कुछ होता है, तुम एनाटॉमी में यहाँ पर जो होता है टेम्पोरल बोन का थोड़ा सा पार्ट होता है स्कूटम, इस जो ये वाला स्पेस होता है ना यहाँ पे, इसके भी लेटरल यहाँ पे आता है, ठीक है ना, ये इसको इरोड नहीं करती है और लास्ट स्टेज में कर जाती है। तो ये हमारी इतनी सी बात हो गई रिट्रैक्शन मेम्ब्रेन की, इसकी और रिट्रैक्शन पॉकेट की। तो देखो ये लास्ट डिसीज की बात कर रहे हैं हम किसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डिसीज में। हमने 2 डिसीज पढ़ी हैं, रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और रिट्रैक्शन पॉकेट, ठीक है। ये है मेनिंजाइटिस बुलोसा, ठीक है। आइटिस नाम से समझ में आ रहा है कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या है, इन्फ्लेमेशन है सर। आ रही है बात समझ में? तो इसकी इटियोलॉजी देखो क्या होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की, डिसीज की। इसका निमोनिक होता है सर मिस, बोले तो माइकोप्लाज्मा इन्फ्लुएंजा वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस।
तो ये इसका निमोनिक रहेगा, ठीक है। स्मिस पैथोजेनेसिस में कुछ नहीं है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है किसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सर। अब क्लिनिकल फीचर्स देखो सर, यहाँ पर क्लिनिकल फीचर सिंपल सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन होगा प्लस हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस कैसा होगा, कंडक्टिव टाइप का होगा। अरे बात समझ में। ऑटोस्कोपी में फाइंडिंग्स जो होती हैं वही इसका नाम डिस्क्राइब कर रही हैं। ये बात समझ में। ऑटोस्कोपी की फाइंडिंग में क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे बलून लाइक जो होगी स्वेलिंग होगी, बलून लाइक स्वेलिंग होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बुल्लोसा। अब ये जो स्वेलिंग होती है ये ब्लड फिल्ड हो जाती है, ब्लड से फिल हो जाती है, ठीक है। इसको ब्लेब भी बोलते हैं, इसको ब्लेब भी बोलते हैं, बलून लाइक स्वेलिंग को, है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बलून लाइक स्वेलिंग को ब्लेब भी बोलते हैं। अब ये जब ब्लड से फिल हो जाती है तो इसको बोलते हैं हेमोरेजिक बुल्लोसा, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की देखो, तो ट्रीटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना सर कि यहाँ पर आपको बलून जो लाइक स्वेलिंग है, यहाँ पर कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर मतलब कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट का क्या है, पेन है तो पेन किलर दे दो, एनाल्जेसिक दे दो। अगर इनका इन्फ्लामेशन है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, इनकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। स्टेरॉइड्स दे दो, इन्फ्लामेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी दे दो। लेकिन यहाँ पर तुमको सर्जिकल एक्सीजन जो है वो नहीं करना है। सर्जिकल एक्सीजन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है सर। क्यों, क्योंकि तुम क्या करोगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इस बलून लाइक स्वेलिंग को हटाओगे, काटोगे, उसके चक्कर में तुम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर दोगे। मेरी बात समझ में आई। तो वो भी नहीं करना है। जो बंदा पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आया उसको और कंप्लेंट्स नहीं देनी है, उसको ठीक करना है। तो यहाँ से हमने डिसीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर को पूरा किया। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।